आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इन्वेस्को इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में। तो मैन्युफैक्चरिंग फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एनएफओ लॉन्च हुआ है। एनएफओ 25 जुलाई 2024 को लॉन्च हुआ है और क्लोजिंग डेट होने वाली है 8 अगस्त 2024। आज हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए दो ये फंड के लिए 20% बात करेंगे और बचा हुआ 80% बात है वो एकदम आज की वीडियो एकदम खतरनाक होने वाली है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि बहुत बार आपका ये डाउट होगा या फिर आपका ये इशू होगा कि हमें ये पता चल जाता है कि जब टूरिज्म सेक्टर पूरा 60-70% रिटर्न दिया तब हमें पता चला, ऑटो सेक्टर ने 60-70% रिटर्न दिया तो हमें पता चला, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वो पूरा रिटर्न दे जाता है, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस वीडियो में हमें ये जानने वाले हैं कि जब कोई भी सेक्टर रिटर्न देता है ना तो उसका कुछ तो भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है। कि मान लो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के के बारे में बताता हूँ मैं आपको। कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कोई बूस्ट करेगा इकोनॉमी में, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, वेस्टर्न इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी, उसके बारे में आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एग्जाम्पल इंडियन इकोनॉमी के लेते, मैन्युफैक्चरिंग जब बूस्ट करेगा तो कोई तो ऐसी कंपनी होगी कि जिसको पहले स्टार्टिंग में बहुत बड़ा ऑर्डर मिला होगा। तो जब वो ऑर्डर का सर्वे किया जाता है, ये डाटा हम देखने वाले कि पहले मंथ में ये इतना इतना सेल्स नहीं था, इतने ऑर्डर नहीं थे, बट अभी जो आया हुआ मंथ है या सेल है, जो क्वार्टर है या फिर जो डाटा है वो बहुत अच्छा हुआ है। तो हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक अच्छी इकोनॉमिक स्विंग आ रही है, एक एक्सपेंशन का फेज आ रहा है, तब हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि उस समय तक ना स्टॉक में रिफ्लेक्ट होगा, ना आपके P&L रिफ्लेक्ट होगी, जस्ट आपको बड़े ऑर्डर्स मिलना शुरू हुआ है। और ऐसा एक कंपनी का नहीं, सेक्टर होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एनालिसिस किया जाता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, इंडिया में ये डाटा कुछ भी फॉलो होता नहीं। जो वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज रहती है, यूएसए, यूके, जर्मनी है, वहां पर हर हफ्ते ये डाटा निकलता है कि आपके कंट्री में कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, कितने लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का क्लेम मिला हुआ है, हर हफ्ते कितने हाउसेस सेल हुए, कितने सेकेंड हैंड हाउसेस सेल हुए, कितने गाड़ियां बने हैं, कितना मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, कैसा कंज्यूमर स्पेंडिंग है, कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ये सभी डाटा वीकली प्रेजेंट किया जाता है। और इंडिया में ये डाटा की कोई वैल्यू नहीं करता और मोस्टली डाटा अवेलेबल है ही नहीं। मैन्युफैक्चरिंग का डाटा अवेलेबल होता है वो आज हम देखने वाले हैं, बट मोस्टली डाटा अवेलेबल है नहीं। वीडियो को एंड तक देखना है। ये वीडियो ऐसा डाटा आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जब रिसर्च, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट का जब मैं काम करता हूँ तो ये डाटा, ये सेक्टरल एनालिसिस हम यूज करते हैं। ये आप जो कॉमन मैन है उनके लिए यूज नहीं होता, या फिर वो एनालिसिस नहीं करते। और सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, आपको स्टॉक स्पेसिफिक होने से पहले आपको सेक्टर स्पेसिफिक होना चाहिए। कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, कोई बजाज ऑटो लेने से पहले आपको ये होना चाहिए कि हाँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूमिंग है या नहीं, ये आपको नोट कर लेना है। वीडियो एंड तक देखना है। और सबको एक थैंक यू है कि आपने 100 तक काउंट किया, सब्सक्राइबर्स का पहुंचा दिया। अभी नेक्स्ट टारगेट होगा 1000 का। तो इतनी सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। इमीडिएटली चार्ट के ऊपर देखते हैं। अभी मैं आपको यूके इकोनॉमी, जर्मन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि रिटर्न मिलने से पहले, जो फंड बूस्ट होने से पहले पहले के कैसे पता कर सकते हैं कि हाँ भाई, हमें ये सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत डायनेमिक वीडियो होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना है। कुछ भी क्वेश्चन हो आपको कमेंट सेक्शन में पूछना है। एनालिसिस अगर अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में कुछ तो आपको बोलना है, ठीक है। इमीडिएटली आपको यहाँ पर देखना है चार्ट के ऊपर। ये आपका फॉरेक्स फैक्ट्री नाम का वेबसाइट है। यहाँ पर क्या होता है, जो मैंने आपको डाटा कहा था कि एम्प्लॉयमेंट का डाटा, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा, हाउसिंग सेल्स, ऑटोमोबाइल सेल, आपका टेक्सटाइल सेल, सभी जो डाटा है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का, ये फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। इवेंट कैलेंडर में हर हफ्ते ये डिक्लेयर किया जाता है। इसके ऊपर आपको एनालिसिस करेंगे हम। देखिए, ये जर्मन फ्लैग्स मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई इंडेक्स है या फिर पीएमआई का डाटा है मैन्युफैक्चरिंग का, कि जर्मनी में मैन्युफैक्चरिंग कैसे चल रही है। अभी आपको डाटा दिखेगा 2009 से लेकर 2024 तक। आपको हर डाटा, हर सेक्टर वेव में काम करता है। मैं जब कहता हूं ना कि कोई भी थीमेटिक सेक्टर में 100% इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आपको 20%, 15%, 10% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसलिए कहता हूँ कि स्विंग में मार्केट चलते, थीमेटिक सेक्टर होते कोई भी, वो स्विंग में चलते। आप डब्ल्यू पैटर्न कह सकते हो। तो आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करना है, डब्ल्यू के नीचे करना चाहिए। तो आपको ये पता कैसे चले कि भाई ये डब्ल्यू का नीचे है, डब्ल्यू का हाई पॉइंट है या मिडल पॉइंट है। तो ये आज पूरा डिस्कशन करेंगे। अभी आपके सामने जो जर्मन का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है या फिर डाटा है वो हम देखेंगे। कि अगर आप पुराना छोड़ दो, कोरोना कब आया, 2020 में कोरोना आया। अगर आप तब देखोगे फरवरी या मार्च, बहुत इकोनॉमिक रिसेशन के कारण जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है पूरा बंद हुआ। उसके बाद आते हैं अगस्त, सितंबर,
के बाद बूम होना शुरू हुआ जर्मन की मैन्युफैक्चरिंग। देखना आपको इकोनॉमी की मैन्युफैक्चरिंग अच्छी चल रही है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, यूके, यूएसए और जर्मनी सभी के पर्सपेक्टिव से। मैंने कहा कि ऑटोमोबाइल का स्टॉक लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा चल रहा है या नहीं, बूमिंग है या नहीं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल है, स्टॉक्स में नहीं, फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो कोरोना के बाद आपको देखो चार्ट ऊपर गया, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है। बट उसके बाद अगर आप नीचे देखोगे अगस्त 2020 में निगेटिव। अभी आपके अगर कोई फॉरेन में रहते हैं तो हम बहुत बार सुना होगा कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में रिसेशन चल रहा है। रिसेशन चलना मतलब क्या, जो आपकी इकोनॉमी है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो आपका सर्विस इंडस्ट्री है, वो निगेटिव ग्रो कर रहा है। पहले आपका 100 रुपीज का सेल हो रहा था, अब 80 रुपीज का हो रहा है, 90 रुपीज हो रहा है। मतलब जब इकोनॉमी कम चलती है तो जॉब कम क्रिएट होते हैं, टैक्सेस कम आते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करती है, बहुत सारे क्रिटिकल रिसेशन के आपके पैरामीटर्स होते हैं वो आपको हिट करने लगते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इससे बाहर बहुत जल्दी से जल्दी निकालना चाहती है, क्योंकि जॉब क्रिएट करना है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, टैक्सेस बढ़ाने हैं, तो ही कंज्यूमर स्पेंड कर पाएंगे, ठीक है। तो इन्वेस्ट अभी हम एज इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कि भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट, मैंने कहा कि कोई भी सेक्टर को स्टार्टिंग पॉइंट में अगर मिल जाए कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ये पॉइंट है। अगर हम देखेंगे 2023 में जुलाई में सबसे बड़ा हिट था रिसेशन का, कि बहुत ही निगेटिव आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स गया। बट अगर आप अभी भी देखोगे तो निगेटिव रिसेशन का फेज है जर्मन इकोनॉमी में। अभी हम चेक करने वाले हैं यूके में। तो यहाँ पर अभी अगर आपको कोई बोलेगा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जर्मनी में चल रहा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे, आप आग बनकर बोलोगे कि भाई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स बहुत निगेटिव में चल रहा है, कम चल रहा है, इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना है, इन्वेस्टमेंट कम करना है। तो यहाँ पर जब आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जब डाटा अच्छा आता है, पहले 100 रुपीज की सेल हो रही थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, अभी सेल कितनी हो रही है, 120 रुपीज की। अभी आप बोलोगे कि भाई ये डाटा कहाँ से आता है, ये कोई कंपनी से लीक होता है कि नहीं। जो बड़ी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऐसे, यहाँ पर सोर्स देखोगे तो S&P ग्लोबल है, ये मल्टीनेशनल एमएनसी है, ग्लोबल एमएनसी है। ये क्या करते हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहीं तो लिखा होगा, हाँ, it is a leading indicator of economic health. Business react quickly to market conditions, and their purchasing manager hold perhaps the most current and relevant insight into the company view of economy. मान लो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, 1,000 कंपनी है, 1,000 कंपनी का सर्वे किया जाता है हर हफ्ते कि सर आपको पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में ज्यादा ऑर्डर मिले हैं या नहीं। तो ओवरऑल अगर ऑर्डर अच्छे हैं तो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। और बड़े बड़े जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वही ये काम करती है। इसके वजह से आपको सेक्टर का बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि हाँ भाई ये सेक्टर में अच्छा चल रहा है। मान लो पिछले क्वार्टर में 100 रुपीज का सेल्स था, इस क्वार्टर नहीं, वीक में, इस वीक में अगर 150 140 है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ बूमिंग चल रहा है। ऐसे कंटिन्यूस 2 वीक अगर पता चले तो आपको ये एहसास होगा, ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट कर रहा है। बट वही अगर आप चार्ट पर देखोगे तो 2022 से मिड 2022 से ये आपका निगेटिव चल रहा था, तो आप वहां पर क्या करोगे, आप आपका पोर्टफोलियो स्विच करोगे, अच्छे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करोगे, सेक्टर का रिबैलेंस करोगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपका सेक्टर निगेटिव जाएगा, फंड आपका निगेटिव जाएगा, क्योंकि निगेटिव परफॉर्मेंस है। उसके बाद आते हैं, वीडियो बहुत ही लंबा हो सकता है। अगर आप अच्छे से इन्वेस्टर हो, आप एक फंडामेंटल इन्वेस्टर हो, लास्ट तक एंड तक देखना है, क्योंकि ये एनालिसिस आपको इंडिया में कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। ये एक्चुअली बहुत ही क्रिटिकल होता है। जब हम इक्विटी रिसर्च का काम करते हैं तो ये बहुत ही मैक्रो माइक्रो लेवल पर एनालिसिस किया जाता है, तो ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस में बताओ कैसे आता है। मान लो जो भी 10-20 हज़ार का इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसके लिए कुछ नहीं, आप कहीं पर भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसका बड़ा कॉर्पस है, 1 CR का, 2 CR का, 10 CR का, उसके लिए बहुत ही मायने रखता है कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। अब अगर आपको ये एनालिसिस खुद से नहीं करना, बहुत टेक्निकल होता है, खुद से दिमाग नहीं लगाना, मेरा व्हाट्सएप का नंबर मैंने प्रेजेंट किया। हमने नया फोरम चालू किया है, जहां पर कोई भी डाउट हो, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, सेक्टरल थीमेटिक बैलेंस एडवांटेज फंड, फ्लेक्सी कैप होते हैं, हाइब्रिड इक्विटी, आपके कंजर्वेटिव हाइब्रिड, एग्रेसिव हाइब्रिड, कुछ भी कैसे हो, आपका मान लो बड़ा पोर्टफोलियो है, आपको कैसा बैलेंसिंग होना चाहिए, सभी डिटेल्स हम वहां पर 1-to-1 सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं। आप मेरा मैं व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करता हूँ, वहां पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने पहले जर्मनी का दिखाया, अभी देखते हैं यूके का। अगर आपका कोई रिलेटिव यूके में पढ़ रहा है या फिर जॉब कर रहा है, तो उसने आपको बहुत बार कहा होगा कि यूके में, मैं बताऊं, यहाँ पर रिसेशन चल रहा है। तो रिसेशन क्या होता है ये अभी एक्चुअली हम देखते हैं कि कहाँ पर है, मिड 2022 से, मतलब अगस्त 2022 से। यहाँ पर जो पहले ये देखो, यूके का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, या डाटा है, इट इज अ लीडिंग इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक हेल्थ, वही लिखा है, द बिजनेस रिएक्ट क्विकली टू द मार्केट कंडीशंस। अब ये डाटा कैसे निकल जाता है, फिर से रिपीट करता हूँ मैं।
जो टॉप कंपनीज रहती है, मान लो 1000 कंपनी है, उनके मैनेजर्स का, उनके जो बिजनेस ओनर्स है, मैन ओनर्स नहीं, जो मैनेजर्स है, उनका सर्वे किया जाता है। क्या पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में इस हफ्ते ऑर्डर्स आए, क्या आपको कॉन्फिडेंस इकोनॉमी अच्छी करेगी, तो ये इसके वजह से आपको ये डाटा प्रेजेंट किया जाता है। और ऐसा नहीं कि मैं चला गया और उनसे पूछ लिया, वो मुझे नहीं बताएंगे। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड लेवल पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, वो डाटा निकलती है। ठीक है। तो मिड 2022 से अगर आप देखोगे तो जो मैन्युफैक्चरिंग का इंडेक्स है या फिर डाटा है वो निगेटिव आ रहा है। बट अगर आप रिसेंटली देखोगे, जून जुलाई, आप देखोगे मई जून जुलाई, वहां पर रिसेशन ने एक्सपेंशन शुरू हुआ है, रिसेशन कम हुआ है, जो भी खराब पीरियड था वो कम हुआ है, अभी एक्सपेंशन का पीरियड है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग फंड। अगर आप यूके के लिए देख रहे हो कि यूके के जो मैन्युफैक्चरिंग फंड है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी आपके मन में सवाल होगा कि भाई यूके का पता चला, रिसेशन एक्सपेंशन का पता चला कि जब लोअर लेवल पर आते तब इन्वेस्टमेंट नहीं करना, जब अच्छे लेवल पर आते तो इन्वेस्टमेंट करना। अभी हम इंडिया का देखेंगे, बट उससे पहले फिर से एक बताता हूँ, इन्वेस्ट को इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड है। अगर आप बजट देखोगे तो बजट में मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बूस्ट दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग को, रिन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग को, तो आपको 100% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैक्स टू मैक्स आपका पोर्टफोलियो कितना होना चाहिए, ये फंड का एलोकेशन 20%। आप कहोगे कि हर वीडियो में मैं 12% थीमेटिक फंड को, 15% कहता हूँ, इस फंड को आपको 20% क्यों? तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, उसमें बहुत छोटे छोटे प्लेयर्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपके ऑटोमोबाइल हो गए, आपके पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी जो फंड्स है या फिर जो स्टॉक्स है वो हो गए। उसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आएगा, कैपिटल गुड सेक्टर आएगा। जो अच्छे फंडामेंटल कंपनी है ना, वही जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है वो बड़े लेवल पर करते हैं, तो आपका फंडामेंटल बहुत अच्छा होता है वहां पर। तो आप 20%, एक भी परसेंट ऊपर जाना नहीं चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आप एक अच्छे या बड़े पोर्टफोलियो होल्ड करते हो, तो आपको ये कि मैं हर स्मॉल कैप में, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, पूरा इन्वेस्टमेंट देख लेंगे, रिटर्न बना तो बना, नहीं तो ये चीजें सोचनी ही नहीं है। आपका क्लियर कट स्ट्रक्चर होना चाहिए भाई, मैं मेरा मिड कैप में 10-12%, 15% रहेगा, बाकी मेरा स्मॉल कैप में रहेगा 10-12-15-20%, मेरा मैन्युफैक्चरिंग इतना रहेगा, बैलेंस एडवांटेज में इतना रहेगा। आपको डिटेल एनालिसिस होना चाहिए, ऐसे नहीं कि रैंडम। मैं मानता हूँ मेरा टारगेट है कि मुझे 5 शेयर का पोर्टफोलियो करना है, अगर मैं कुछ भी लेने लगूँ, कुछ भी बेचने लगूँ, तो ऐसा होगा, कुछ नहीं होगा। एक ब्लैक स्वैन इवेंट आएगा, पूरा कैपिटल वाइप आउट करेगा, ये हमने देखा है। और मार्केट में आपको मैं डाटा बताता हूँ, हर 5 सालों में, हर 6 सालों में, 7 सालों में एक बार ऐसा आता है कि ब्लैक स्वैन इवेंट से मार्केट 30-40% करेक्शन देता है। 40% का करेक्शन आता ही आता है। तो आप कोई मार्केट के दुर्रम खान तो हो ही नहीं कि 40% का करेक्शन आपके लिए नहीं आएगा, 100% आएगा। और तब आपको पता चलेगा कि बैलेंस एडवांटेज फंड का मायने क्या रखता है, वैल्यू फंड्स का मायने क्या रखता है, कॉन्ट्रा फंड्स का मायने क्या रखता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी ये तो बात हो गई। या फिर से सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, अभी 1000 तक लेके जाना है हमें चैनल को, प्लीज, ठीक है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड है, अभी ये तो पहले देखा हमने कि यूके का देखा, जर्मनी का देखा। जर्मनी तो अभी भी निगेटिव रिसेशन के फेज में, यूके रिसेशन से एक्सपेंशन में आ गया, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या इंडिया की हालत क्या है? इंडिया का अगर आप मैक्सिमम समय का चार्ट देखोगे, ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, यहाँ पर अगर आप चार्ट देखोगे तो चार्ट में अगर आप इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग देखोगे ना, बहुत कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप 2000, ये डाटा कब से, 2012 से डाटा, 2012 या अगर आप 10 से देखोगे ना, तो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ग्रो ही हो रहा है। अगर आप यहाँ पर कितना है डाटा, 54 का डाटा है। अगर आप यहाँ पर रिसेंटली डाटा देखोगे तो लगभग 59 का डाटा है आपका। तो मतलब पॉजिटिवली ग्रो हो रहा है, कोई भी ऐसा पीरियड नहीं कि जहां पर निगेटिव हो। अगर आप यहाँ इस समय देखोगे 2021 का है, जब आपका निगेटिव है, ऐसे छोटे छोटे पीरियड आपको इग्नोर करना चाहिए। कोई भी बड़ा आपका फेज आया नहीं, आपको 100% आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अवॉइड नहीं करना चाहिए। इसके बाद भी वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, मेरे ख्याल से आधे एक घंटे तक हो सकती है। मैं आपको इंडिया बिजनेस कॉन्फिडेंस दिखाऊंगा, इंडियन डिस्पोजेबल इनकम दिखाऊंगा कि जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता है ना, तो आपके प्रीमियम सेगमेंट ग्रो होते हैं। प्रीमियम डिस्पोजेबल इनकम जब बढ़ता है तो प्रीमियम सेगमेंट मतलब आपका घर हुआ, आपकी प्रीमियम गाड़ी हुई, आपका प्रीमियम टूरिज्म हुआ, ये आपका बढ़ता है। तो आपको ये समझ में आएगा कि टूरिज्म क्यों बढ़ा बढ़ा इसके पीछे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो इंडिया डिस्पोजेबल इनकम का बढ़ना है। अभी हम वो देखते हैं। अभी ठीक है, इंडिया डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, अभी मैं थोड़ा आपको इसका एक एनालिसिस देता हूँ। डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या? टोटल इनकम, आपकी सैलरी मान लो 1 लाख रुपीज के, उसमें से आप 30% का टैक्स दो। कितना होता है टैक्स? 30,000 का। कुछ भी चार्जेस ओपीएफ हो वो सब काट के आपको कितना मिल रहा है? 50,000 मिल रहा है। आपका 50,000 डिस्पोजेबल इनकम है, उतना आप उसका स्पेंडिंग कर सकते हो। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब कितना होता है कि जो आप अर्न कर रहे हो ना,
उसमें से आप कितना स्पेंड कर सकते हो। 1 लाख तो आपने कितना अर्न किया, बट स्पेंड किया कि 1 लाख नहीं किया, आपको अलाउड सिर्फ 50,000 है, क्योंकि आपका गवर्नमेंट के टैक्सेस है, पीएफ है, कुछ भी जो चार्जेस वगैरह है वो सब कट करके जो डिस्पोजेबल जितना आप खरीद सकते हो ना, उसे हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा कोई भी कंट्री में, ये रूल ध्यान में रखना, नोट कर लेना, नोटबुक लेके बैठना, अगर डिस्पोजेबल कोई भी कंट्री का बढ़ता है ना, तो आपका प्रीमियम सेगमेंट बढ़ता है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ। आप पिछले 5 सालों में, 6 सालों में अगर आप देखोगे तो हर एक के पास वैगनर थी, आपका मारुति सुजुकी की कार थी, स्विफ्ट थी। अगर आप कोई देखोगे तो हार्डली कोई ये गाड़ियां परचेस कर रहा है। क्यों परचेस कर रहा है, तो क्यों परचेस नहीं कर रहा, तो पहले जो डिस्पोजेबल इनकम थी ना, तो मान लो वो हर साल आपकी 6 लाख, 5 लाख, 6 लाख थी, बट आज वही 15 लैक्स गई। तो 15 लैक्स जाने के रीजन क्या है, या फिर उसका इम्पैक्ट क्या है, कि लोग पहले 7 लाख की गाड़ी लेती थी, आज 15-16 लाख की गाड़ी लेते थे। पहले लोग वैगनर लेते थे, आज एक्सयूवी 700 या फिर नेक्सॉन है आपकी 15-20 लैक्स के रेंज में, ग्रैंड विटारा है, ऐसी गाड़ियां लोग प्रेफर करते हैं। और उसके बाद अभी आप पूछोगे कि डिस्पोजेबल इनकम के और कौन से सेक्टर एफेक्ट करते हैं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है ना, सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है डिस्पोजेबल इनकम। अगर कंट्री का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, यहाँ पर अगर आप डाटा देखोगे तो कितना है, 2014 का डाटा, 2014 में कितना आपका था, लगभग आप 100 कर सकते हो, ठीक है, 100। अभी कितना है, 120 आप कर सकते हो, अभी कितना है, लगभग 300 का है। तो डिस्पोजेबल इनकम कितना बड़ा है आपका, 3x हुआ। 3x हुआ मतलब, जैसे मैंने एग्जाम्पल कहा था कि पहले लोग आपका वैगनर लेते थे, आज वही एक्सयूवी 700 लेते हैं। इसका वजह यही है कि लोग प्रीमियम चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। इसे ही इकोनॉमी का ग्रोथ कहते हैं। पहले हम कहते थे ना कि हमारी इकोनॉमी ग्रोइंग नहीं थी, जीडीपी अच्छी नहीं थी, अब हम टॉप 4 पर है, 3 पर है। ऐसे ही डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने के कारण ही आती है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई भी कंपनी का यहाँ पर कोई भी इफेक्ट करता है डिस्पोजेबल इनकम को, सिंपल। अब इसका एनालिसिस, इस एनालिसिस का यूज कैसे करें, अगर कोई भी सिचुएशन में डिस्पोजेबल इनकम कम होता है इंडिया का, तो वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए 100%। अगर आप कोरोना का सिचुएशन देखोगे तो डिस्पोजेबल इनकम बहुत कम हुआ था, वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको रेयरली मौके ऐसे मिलेंगे कि डिस्पोजेबल इनकम कम हो रहा है एक ग्रोइंग इकोनॉमी में। जो स्टैग्नेंट इकोनॉमी है, यूके, यूएस, यूएस तो नहीं बट आपका जर्मनी है, फ्रांस है, वहां पर आपको ये दिखेगा, वहां पर ये यूज नहीं होता। बट ग्रोइंग इकोनॉमी में आपका डिस्पोजेबल इनकम का बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है। अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है ना, तो आपको इक्विटी या फिर आपके जो कंट्री है उसमें इन्वेस्टेंट रहना है, कोई टेंशन लेने की है नहीं। अभी दूसरा दिखा था वन ऑफ द बेस्ट, कि इंडिया कंज्यूमर स्पेंडिंग। ये मैंने कहा था, ये आपको डाटा कोई नहीं दिखेगा, ये डाटा कोई एनालिसिस नहीं करता। जब हम इक्विटी रिसर्च का काम करते हैं तो सेक्टरल एनालिसिस के लिए या फिर फंडामेंटल के लिए डाटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया कंज्यूमर स्पेंडिंग, इंडिया कंज्यूमर स्पेंडिंग मतलब क्या होता है मालूम क्या, जो लोगों का कितना कंज्यूमर स्पेंड कर रहे हैं। एक चीज बताता हूँ, अभी ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपको एक क्लियर कट आइडिया जाएगा कि भाई इससे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। जब भी लोग ग्रोइंग इकोनॉमी में इंडिया कंज्यूमर स्पेंडिंग जब भी नीचे गिरेगा, तब आपको इन्वेस्टमेंट करना है। वो कब कब कोई भी समय हो, इंडिया कंज्यूमर स्पेंडिंग, ठीक है, वो कोरोना हो, इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद 2021 का पीरियड था मेरे ख्याल से, तब भी मार्केट गिरा था, इन्वेस्टमेंट करना है। 2022 का पीरियड था, जब भी ऐसे लोअर कंज्यूमर स्पेंडिंग होते हैं तब आपको इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि क्यों करना है वो बताता हूँ। क्योंकि लोअर कंज्यूमर स्पेंडिंग के बाद आपका हायर कंज्यूमर स्पेंडिंग का डाटा आता है। क्यों आता है, एक्चुअली गवर्नमेंट का, आरबीआई का एक इकोनॉमी का ये है, क्या बोलते हैं, रूल है कि लोगों को स्पेंड करना ही है। ऐसा इकोनॉमी लोग कम स्पेंड करते हुए चलेगी नहीं, लोगों को स्पेंड करना ही पड़ेगा, तभी ही इकोनॉमी चलेगी। तो आरबीआई चाहेगी, गवर्नमेंट चाहेगी कि लोगों का स्पेंडिंग बढ़े। स्पेंडिंग बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी कि सेक्टर को बूस्ट करेगी, नए नए पीएलआई स्कीम लाएगी, इंटरेस्ट रेट कम करेगी, और लोगों को इंटरेस्ट कम रेट पर लोन प्रोवाइड करेगी, तो लोगों नए नए मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो इसका एनालिसिस है। जब आप निफ्टी का चार्ट देख लेना, ये आपका ये आप एनालिसिस कर सकते हो, ये कितने 25 ईयर्स का है। जब ये कब का डाटा है, 2011 का। जब भी आपका क्या है, इंडिया कंज्यूमर स्पेंडिंग नीचे आता है, तब आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट सबसे पहले रूल जो होता है, ऐसे नहीं कि आप सब पैसे स्मॉल कैप में डाल दो। इन्वेस्टमेंट करना मतलब आपको इन्वेस्टेड रहना है, तब आपको घबराना नहीं है। बट आपका बैलेंस पोर्टफोलियो हमेशा रहना ही चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये डाटा होगा। फिर उसके बाद आते हैं डिस्पोजेबल इनकम का, देखा इंडिया बिजनेस कॉन्फिडेंस। इंडिया बिजनेस कॉन्फिडेंस का मतलब क्या क्या होता है, कि जो बिजनेस ओनर रहते हैं ना, तो उनको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये इकोनॉमी सच में ग्रोइंग है या नहीं। अगर ग्रोइंग है नहीं तो बिजनेस स्टार्ट करके क्या करेंगे, एज ए इन्वेस्टर मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूंगा। खुद बिजनेस ओनर को कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो यहाँ पर अगर आप आपका देखोगे इंडिया का ये डाटा देखोगे, तो सबसे टॉप पर डाटा आता है या फिर सबसे हाईएस्ट लेवल पर
जो कॉन्फिडेंस है वो है। तो कॉन्फिडेंस जब अच्छा है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यही अगर आप पाकिस्तान, श्रीलंका ऐसे अगर कंट्रीज देखो तो बिजनेस कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। फिर से मैं बताता हूँ, इंडिया डिस्पोजेबल इनकम, अगर आप पाकिस्तान का कोई किसी को डाटा मिले तो पाकिस्तान का डिस्पोजेबल इनकम पढ़ लेना, जहां पर टैक्सेस बहुत जबरदस्त होते हैं। गवर्नमेंट एक सोशलिस्ट इकोनॉमी होते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है कि लोग स्पेंड करें, नहीं, गवर्नमेंट टैक्सेस जबरदस्त लगाएगी। बट एक अच्छे इकोनॉमी में गवर्नमेंट हर बार चाहेगी कि लोग ज्यादा स्पेंड करें, ज्यादा मार्केट ग्रो हो, ज्यादा इन्वेस्टर के रिटर्न बने, ये ध्यान में रखने वाला चीज है। ठीक है। अभी हमने इंडिया मैन्युफैक्चरिंग देखा, बिजनेस कॉन्फिडेंस देखा, इंडिया डिस्पोजेबल इनकम देखा, उसके बाद इंडिया मैंने देखा कंज्यूमर स्पेंडिंग, ये सभी हो गए। अभी फिर से आते हैं यहाँ पर, मैंने कहा कि फिर से एक रिकैप करते हैं कि जब भी कंज्यूमर स्पेंडिंग में डिप आती है तब आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या? जब भी डिस्पोजेबल इनकम एट इंक्रीजिंग पेस पर है, इंक्रीजिंग लेवल पर है, ऐसे हॉकी के स्टिक जैसे चल रहा है, तो आपको इन्वेस्टेड रहना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब डिस्पोजेबल इनकम कम होने लगे तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना है। बट इंडिया के लिए वो पीरियड आने में बहुत, अभी 20-25 साल है। बिजनेस कॉन्फिडेंस कब नीचे जाता है मैं आपको बताता हूँ, ये कोरोना का पीरियड रहेगा मेरे ख्याल से, राइट, कोरोना का पीरियड है। ये आपको बिजनेस कॉन्फिडेंस है, जब बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना तो आपको भी मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये कोई आपका नुक्कड़ पे जो लोग बैठते हैं उनके लिए डाटा नहीं होता। ये जो बिजनेस करते हैं, क्या आपको बिजनेस में, इकोनॉमी में ग्रोथ दिख रही है, आपको क्या पोटेंशियल दिख रहा है, तभी ये डाटा एनालिसिस किया जाता है। ठीक है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का दिखाया मैंने आपको, यूके का फ्लैगशिप दिखाया कि हाँ, जो रिसेशन के बाद एक्सपेंशन कब होता है, कब हमें मैन्युफैक्चरिंग, एट द एंड हमारा मोटिव ये था कि मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो वो कब करना चाहिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, कंज्यूमर स्पेंडिंग या फिर डिस्पोजेबल इनकम का बताया, वो आप टूरिज्म सेक्टर में यूज कर सकते हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज कर सकते हो। ठीक है। तो फिर से आते हैं, मैंने कहा था वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बहुत ही डायनेमिक कॉम्प्लिकेटेड होगा। यहाँ तक अगर वीडियो देखा होगा, मेरे जो सभी एनालिसिस अगर अच्छा लगा होगा, जैसे मैंने कहा ये यूट्यूब पर कोई प्रोवाइड नहीं करता, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें हाँ 1000 तक काउंट पहुंचाना है, तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फंड का नाम है इन्वेस्को इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड। सबसे लास्ट में क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? 100% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए छोड़ना ही नहीं है। मैंने कहा था, मैं हर बार कहता हूँ कि 7% 8% का एलोकेशन होना चाहिए थीमेटिक फंड का। बट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जैसे मैंने कहा कि एक हाई स्टैंडर्ड कंपनीज होती है, जो बड़े बड़े एम कैप्स जिनका है, वही मैन्युफैक्चरिंग में बहुत एक्सपर्टीज होती है, या फिर वही अलाउड है, वही ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे बजाज ऑटो है, टाटा मोटर्स है, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, वही उनमें पार्टिसिपेट करती है। तो आपको आप 20 के ऊपर 1% भी जाना नहीं चाहिए। फिर से कहता हूँ, किसी को भी, हमने फोरम स्टार्ट किया इन्वेस्टर फोरम करके, जो 1 to 1 डिस्कशन करेंगे। आपको कुछ मालूम नहीं कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, क्यों करना है, क्यों कैसे करना है, कितने पैसे को करना है, कितने स्कीम्स का करना है, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। व्हाट्सएप का नंबर है, एक मैसेज करो, हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट करेंगे। वी कैन गाइड यू फॉर 1 to 1 सोल्यूशन इन म्यूचुअल फंड्स। ठीक है। यहाँ तक अगर वीडियो देखा होगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। छोटी सी फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, 4 बार रिक्वेस्ट किए, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कुछ अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर कुछ अच्छा लगा होगा एनालिसिस तो प्लीज कमेंट करना, विदाउट कमेंट किए बिना मत जाना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।